आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ओ हेनरी की लिखी कहानी लाल परी की शान में एक रुबाई, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी का निर्देश शराबबंदी के भाषण और मधुशाला के निमंत्रण के बीच कहीं भी हो सकता है। मधुशाला का निमंत्रण इसलिए कि शराब ही कहानी का प्रधान विषय है, जिसकी तो नदियां बहेंगी, और शराबबंदी का भाषण इसलिए कि पियक्कड़ों के दर्शन नहीं होंगे। बॉब बेबिट आजकल खुश्क था। इसका मतलब रंगीलों के शब्दकोश में ये होता है कि उसने शराब पीना छोड़ दिया था और आजकल वो पानी पीकर जिंदा रहता था। सुधारकों द्वारा राक्षसी सुरा कहलाई जाने वाली लाल परी से बाप के एकाएक मुख मोड़ लेने का कारण सुधारकों और कलालों दोनों के लिए दिलचस्प होगा। जो आदमी नशा उतरने के बाद ये कबूल नहीं करता कि उसे कभी नशा चढ़ा था, उसको सुधारने की तो कुछ उम्मीद भी है, परंतु जो मनुष्य शब्दों के जादूगर की तरह ये कहता फिरे कि कल रात तो मैं 7वें आसमान पर था, उसे सुधारने के लिए दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। एक दिन शाम को घर लौटते समय बॉब ब्रॉडवे के एक ऐसे मैखाने में जा पहुंचा जो उसे बहुत पसंद था। आसपास के दफ्तरों में काम करने वाले 2-4 जान पहचान के लोग भी उसे वहां अक्सर मिल जाया करते थे। इसके बाद शराब और गपशप के दौर चलते और खाने के लिए घर पहुंचने में उसे अक्सर देर हो जाया करती। इस समय उसकी नजरों में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी भी तुच्छ दिखाई देती। आज वो जैसे ही अंदर घुसा उसे सुनाई पड़ा, कल रात को तो बेबिट पीकर धुत हो गया था। बेबिट ने आगे बढ़कर शीशे में अपना मुंह देखा। उसका चेहरा खड़िया की तरह सफेद फक पड़ा हुआ था। आज पहली बार उसे सच्चाई के दर्शन हुए। उसके मित्रों ने झूठ बोला था और उसने खुद भी अपनी प्रवंचना की थी। वो माने या न माने, इसमें कोई शक नहीं कि वो पक्का पियक्कड़ था। जिसको उसने एक मधुर और उत्साहवर्धक चीज माना था, वही एक जानलेवा नशा प्रमाणित हुई। जिसे उसने हाजिर जवाबी माना था, वो एक शराबी की बकवास थी, और जिसे वो हंसी मजाक समझता था, वो एक पियक्कड़ की धमाचौकड़ी थी। परंतु अब कान पकड़ लिया। उसने कलाल से कहा, एक गिलास सोडा। उसके मित्रों पर, जो उसका साथ देने की राह देख रहे थे, एक खामोशी छा गई। उनमें से एक ने नम्रता से पूछा, क्यों बॉब, क्या तौबा कर ली? उसके स्वर में एक ऐसी औपचारिकता थी जो अक्सर शराबियों में नहीं पाई जाती। बॉबी ने स्वीकारात्मक उत्तर दिया। साथ में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने अधूरी छोड़ी गई कहानी का सूत्र पकड़ा और आगे कहना शुरू किया। कलाल ने कुछ सिक्के गल्ले में डालकर रेजगारी गिनना शुरू किया और बॉब वहां से चल पड़ा। बॉब घरबारी था और उसकी शादी हो चुकी थी। लेकिन ये एक दूसरी कहानी है, और मैं वही कहानी कहूंगा जिससे आप अच्छी आदत और बुरी कहानी वाले फिक्रे की चरितार्थता समझ सकें। ये किस्सा सुलीवान प्रदेश से शुरू हुआ, जहां से कई नदियों और कई तकलीफों का जन्म होता है। जुलाई का महीना था और पहाड़ों के किसी होटल में जैसी गर्मियां बिताने के लिए ठहरी हुई थी। बॉब ने अभी अभी कॉलेज की शिक्षा समाप्त की थी। उसने जैसी को देखा और सितंबर में उनका विवाह हो गया। यही इस कथा का सार है। एक घूंट पानी पीकर इसे दवाई की तरह गुटक सकते हैं। लेकिन वे जुलाई के दिन, अब इस विस्मय के चिन्ह को ही समझाने दीजिए। मैं बीच में नहीं बोलूंगा। अधिक जानकारी के लिए पढ़िए रोमियो जूलियट और अब्राहम लिंकन का तुम कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हो के विषय में रोमांचकारी गीत, अथवा
डार्विन का कोई ग्रंथ। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, वे दोनों ही उमर खय्याम की रुबाइयों पर फिदा थे। उस बूढ़े स्पष्टवादी का एक एक छंद उन्हें कंठस्थ था। तरतीबवार तो नहीं, पर जैसे किसी होटल के सस्ते खाने में से हम चुन चुनकर कुकुरमुत्ता निकालते हैं, उसी प्रकार उन्होंने इधर उधर से चुन चुनकर कुछ रूबाइयां याद कर रखी थीं। सुलीवान प्रदेश पहाड़ों और पेड़ों से भरा हुआ है, और जैसी भी उन पर बैठा करती थी, मेरा मतलब है पहाड़ों पर। बॉब उसके पीछे खड़ा होकर उसके कंधों पर से अपने हाथ ले जाकर उसके हाथ अपने हाथों से पकड़े रखता। उसका चेहरा जैसी के चेहरे से सटा होता और वे दोनों उस बूढ़े तंबू बनाने वाले की रुबाइयों को दोहराते रहते। उन दिनों वे उन रुबाइयों के दार्शनिक तत्व और काव्य सौंदर्य को ही देख पाते थे। वे मानते थे कि शराब तो एक रूपक है जो किसी अलौकिक वस्तु, प्रेम या जीवन को व्यक्त करता है। जो भी हो, उन्होंने उस समय तक उस शराब का स्वाद नहीं चखा था जो 60 सेंट वाले सस्ते होटल में मिलता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? अच्छा, उन्होंने शादी कर ली और वे न्यूयॉर्क आ गए। बॉब के पास कॉलेज की डिग्री थी, इसलिए उसे $15 प्रति सप्ताह पर एक वकील के दफ्तर में क्लर्की मिल गई। 2 वर्ष समाप्त होते उसे $50 मिलने लगे और उसने पहली बार इस स्वच्छंद रस का स्वाद चख लिया। उसके पास 2 सजे हुए कमरे और एक रसोई घर था। गांवों की सुंदर और हरी भरी पृष्ठभूमि से परिचित जैसे के लिए तो शराब शक्कर और मसालेदार सी लज्जतदार थी। उसने अपने कमरे की दीवारों पर मछली पकड़ने के जाल लटका लिए, एक टूटी फूटी अलमारी ले आई और बैंजो बजाना सीख लिया। हफ्ते में 2-3 बार वे उन फ्रेंच और इटालियन होटलों में खाना खा आते जहां धुएं से दम घुटता है, जहां हर कोई शेखी बघारता है और अधिकांश के बाल बिना छटे ही होते हैं। जरा मस्ती लाने के लिए जेसी ने शराब पीना सीख लिया। घर पर भोजन करने के बाद वो एक आध सिगार पीने लगी। उसने कियांटी शराब का उच्चारण भी सीख लिया और वेटर को टिप देने लगी। एक बार एक भीड़ के सामने उसने ला 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 गाना शुरू किया, लेकिन 2 अक्षरों तक ही कह सकी। होटलों में खाते समय उनकी मुलाकात 1-2 परिवारों से भी हो गई और वे उनके मित्र बन गए। उसकी अलमारी में चुरपुन और सुगंध वाली शराब भरी रहने लगी। वे अपने नए नए दोस्तों को खाने पर बुलाते और रात को 1 बजे तक बिना बात हंसते रहते। एक बार नीचे वाले कमरे की छत का चूना भी गिर पड़ा और बॉब को उसके लिए $4.5 चुकाने पड़े। इस प्रकार वे उस सीमा प्रदेश के दुर्गम स्थानों पर मजे करते रहे जहां न कोई शासन है न कोई सीमा। जल्दी ही बॉब पियक्कड़ों का दोस्त हो गया और दोपहर को घर लौटने से पहले करीब घंटे भर शराब खाने में बिताता। शराब से उसमें उमंग चढ़ जाती और खोंचा लगाने वाले लड़के की तरह खुश खुश घर लौटता। जैसी उसे दरवाजे में ही मिल जाती और दोनों एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए अपने फर्श पर पागलों की तरह कोई नाच नाचने लगते। एक बार नाचते समय जब बॉब का पैर उचटकर एक स्टूल से उलझ गया तो उसके सिर के बल गिरने पर जैसी इतनी हंसी कि बॉब को उस पर पलंग के सारे तकिए फेंक कर खामोश करना पड़ा। इस प्रकार उसकी जिंदगी चलती रही, जबकि एक दिन वो भी आया जब बॉबी बेबिट को इसका असर महसूस हुआ। पर छोड़िए, हम अपनी कहानी जारी रखें। उस शाम जब बॉब घर लौटा तो उसने जैसी को एक लंबा झब्बा पहने हुए एक केकड़े को काटते पाया। सामान्यतः जब मैखाने में अपना समय बिताकर मस्त झूमता बॉब घर आता तो उसका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया जाता, यद्यपि उसमें भी शराब की गंध मिली रहती। चीखों से या गीतों की 1-2 कड़ियों से अथवा गृहस्थी के आनंद को प्रदर्शित करने वाले कुछ विशिष्ट शब्दों द्वारा उसका आगमन घोषित किया जाता। नीचे के बड़े कमरे में रहने वाली बुढ़िया सीढ़ियों पर बॉब द्वारा पैर रखते ही अपने कानों में रुई ठूंस लेती। पहले पहले कई दिनों तक तो जैसी इन अलौकिक अभिवादनों के रूखेपन और चटपटेपन से दूर रही, पर धीरे धीरे ज्यों इस झूठी स्वच्छंदता का धुआं उसे अभिभूत करने लगा, त्यों त्यों वो इन्हें प्रेम के सच्चे और सही अभिवादन मानने लगी। आज बॉब चुपचाप घर आया। उसने मुस्कुराकर जेसी को धीमे से चूमा और एक अखबार लेकर पढ़ने बैठ गया। नीचे के बड़े कमरे में रहने वाली बुढ़िया चिंतित होकर अपने कानों में रुई ठूंसते ठूंसते रह गई।
जैसी ने अपना हाथ का चाकू और कैकड़ा डाल दिया और चौकन्नी आंखों से वो उसकी ओर भाग कर आई। क्या बात है बॉब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो फिर आज तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। ध्यान देकर सुनना भाइयों, जब कभी तुम्हारे रंग ढंग में परिवर्तन देखकर वो औरत जिसे सब कुछ पूछने का अधिकार है, अगर तुम्हारे बारे में कुछ पूछ बैठे तो उसे इस प्रकार जवाब देना। उसे कहना कि तुमने एकाएक गुस्सा आ जाने के कारण अपनी दादी की हत्या कर दी है। उसे बताना कि तुमने आज किसी अनाथ को लूट लिया है और इसलिए पश्चाताप कर रहे हो। उसे कहना कि तुम्हारा दिवाला निकल गया है, कि तुम्हारे दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं, कि तुम्हारे पैर में सूजन आ गई है, कि तुम्हारी तकदीर खराब है, परंतु अगर तुम अपने सुख और शांति की एक तिल भर भी परवाह करते हो तो कभी कुछ नहीं कहकर जवाब मत देना। जैसी चुपचाप अपने कैकड़े को काटने चली गई। उसने बॉब की ओर संदेह भरी दृष्टि से देखा। उसने वैसा व्यवहार पहले कभी नहीं किया था। जब टेबल पर शाम का खाना लगाया गया तो जैसी ने शराब की एक बोतल और 2 गिलास भी सजा दिए, पर बॉब ने अस्वीकार कर दिया। वो बोला, सच्ची बात यह है जैस कि मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। फिर भी तुम पी सकती हो। अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं सीधा सादा सोडा ले लूं। उसकी तरफ बिना मुस्कुराए घूरती हुई वो बोली, क्या कहा? तुमने पीना छोड़ दिया? किस लिए? बॉब बोला, उससे मुझे कोई फायदा नहीं होता था। क्या तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी? जैसी ने अपनी भौहें चढ़ा ली और एक कंधा उचका लिया। बनावटी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, बिल्कुल, मैं भी अपने शुद्ध अंतःकरण से किसी को दारू या बीड़ी पीने के लिए या रविवार को सीटी बजाने के लिए सलाह नहीं दे सकती। लगभग बिना किसी बातचीत के गुमसुम खाना समाप्त हो गया। बॉब ने बात करने की कोशिश की, पर और दिनों की तरह उसकी बात में जान नहीं थी। वो दयनीय हो उठा। 1-2 बार उसकी नज़र बोतल पर टिक गई, पर हर बार उसके शराबी मित्र का ताना उसके कानों में गूंज उठता और उसका मुंह कठोर हो जाता। इस परिवर्तन का जैसी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे लगा कि एकाएक जैसे उनके जीवन का सार विदा हो गया है। बोतल का ढक्कन खोलते समय जो बेचैनी और उन्माद, जो झूठी प्रफुल्लता और अप्राकृतिक स्वच्छंदता की जो उत्तेजना होती थी, वो सहसा चली गई मालूम होती थी। उदासीन बाप की ओर उसने जिज्ञासा और निरुपाय नजरों से देखा। बॉब किसी बीवी को मारने वाले पति अत्याचारी की तरह दिखता था। खाने के बाद हबशी नौकरानी हमेशा की तरह बर्तन साफ करने के लिए आई। एक अजीब अदा से जैसी शराब की बोतल, कुछ गिलास और बर्फ के टुकड़े रखने का एक बर्तन ले आई और उन्हें टेबल पर सजा दिया। अपने स्वर में बर्फ सी कठोर सर्दी ढालकर उसने कहा, क्या मैं पूछ सकती हूं कि आपके अनायास अच्छेपन के दौरे में क्या मुझे भी शरीक होना पड़ेगा? अगर नहीं तो मैं तो अपने लिए ढाल लूं। न जाने क्यों आज कुछ ज्यादा ठंड है। बॉब ने खुश होकर कहा, ओह जैस, मेरे साथ तुम इतनी रुखाई मत दिखाओ। तुम तो पियो, तुम्हारे ज्यादा पीकर धुत होने का कोई खतरा नहीं है। ये डर तो मुझे था और इसीलिए मैंने छोड़ दिया। तुम पियो, बाद में बैंजो निकालना, नई धुन बजाएंगे। किसी देवी आदेश के समान जैसी ने कहा, मैंने सुना है कि सिर्फ पीना ही हानिकारक आदत है। कुछ भी हो, मैं आज बैंजो नहीं बजा सकती। अगर हमें सुधरना है तो बैंजो बजाने की बुरी आदत भी छोड़नी पड़ेगी। उसने एक किताब उठाई और टेबल की दूसरी तरफ अपनी आराम कुर्सी में पढ़ने बैठ गया। आधे घंटे तक उनमें से कोई नहीं बोला। उसके बाद बॉब ने अपना अखबार रख दिया और एक अजीब अदा से उसकी कुर्सी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसके कंधों पर से अपने हाथ निकालकर उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके चेहरे से अपना चेहरा सटा लिया। एक क्षण में ही जैसी की आंखों के सामने से जाल लटकाई हुई कमरे की दीवारें अंतर्ध्यान हो गईं और उसकी जगह सुलीवान प्रदेश की पहाड़ियां दिखाई देने लगीं। जो ही बाब ने बूढ़े खय्याम की रुबाई पढ़ना शुरू किया, उसे लगा कि उसके हाथों में पड़े जैसी के हाथ सिहर उठे। आओ प्याला भरो, बहारों को सिंगारो, सर्दी की पश्चातापों के वस्त्र उतारो। अरे समय के उड़ जाने में देर कहाँ है, वो पंछी सा अपनी पाखें खोल रहा है।
इसके बाद वो टेबल के पास गया और एक गिलास में शराब ढाल कर ले आया। लेकिन उसी क्षण न जाने कैसे पहाड़ों की ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में घुस आया और उसने उस झूठी स्वच्छंदता के कोहरे को छिन्न भिन्न कर दिया। जैसी उछली और अपने हाथ के एक झटके से उसने बोतल और गिलास को टेबल के नीचे गिराकर चूर चूर कर दिया। हाथ का वही अंदाज उसके हाथ को बॉब के गले के चारों ओर ले गया। उसने अपने साथी को बाहों में कस लिया। ओह बॉबी, ये रुबाई नहीं। हे भगवान, अब समझ में आया, मैं ऐसी बेवकूफ हमेशा तो नहीं थी। वो दूसरी रुबाई, वो जिसमें कहा है और इसे मनमाना, फिर से वो सुना बॉब। और इससे मनमाना। बॉब बोला, हाँ हाँ, मुझे वो भी याद है। कहा है, ओ प्यारे, क्या तुम मैं दोनों उससे साजिश कर सकते हैं, उससे निर्मित दुख दर्दों की इस रचना को धर सकते हैं। टुकड़े टुकड़े इस दुनिया के हम दोनों कर, जैसी बीच ही में बोल उठी, इसे मुझे पूरा करने दो। टुकड़े टुकड़े इस दुनिया के हम दोनों कर क्यों ना फेंक दे, और इसे मनमाना फिर से क्या न किसी दिन घड़ सकते हैं। बॉब ने अपने पैरों के नीचे पड़े कांच के टुकड़ों को कुचलते हुए कहा, इसके तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। नीचे किसी गहराई में मालकिन श्रीमती पिकंस के सधे हुए कानों ने इस तोड़फोड़ की ध्वनि पहचान ली। उसने कहा, ये वही जंगली मिस्टर बॉबिट है। फिर धुत होकर घर आया है और तोड़फोड़ कर रहा है। और उसकी बहू तो देखो, बेचारी कितनी अच्छी है। अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी लाल परी की शान में एक रुबाई, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।